हेलो फ्रेंड्स, हम आज के द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट न्यूज़ है, महाराष्ट्र हाउस वोंट टेक नोट ऑफ कोर्ट एंड अर्नब केस। तो बेसिकली ये जो महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेचर था उसने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन पास किया था अगेंस्ट द रिपब्लिक टीवी एडिटर एंकर अर्नब गोस्वामी। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, उन्होंने बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी रिप्लाई नहीं देंगे क्योंकि एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। So the decision adds a new twist to the debate over the separation of the powers between the judiciary and the legislature. Both the houses in the Maharashtra are asserting their powers over the rights of legislatures. मतलब दोनों बोल रहे हैं लेजिस्लेचर का राइट है कि वो मोशन पास कर सकता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उससे उसका रिप्लाई नहीं मांग सकती। तो क्वेश्चनिंग द बाउंड्रीज ऑफ द जुडिशरीज पावर, बोथ हाउसेज ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेचर पास प्रपोजल्स Tuesday stating that they will not take cognizance of or reply to any notice sent by the High Court or Supreme Court. तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नोटिस भेजा उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उन दोनों प्रपोजल्स में ये बोला गया दैट रिप्लाइंग टू सच नोटिस, अगर वो रिप्लाई किसी भी नोटिस का करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि वो ये एक्सेप्ट करें कि जुडिशरी चेक रख सकते लेजिस्लेचर में, पर ऐसा नहीं। जुडिशरी कांट कीप चेक ऑन द लेजिस्लेचर एंड वुड बी इनकंसिस्टेंट विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का कि सब अपना अपना काम करेंगे, किसी में ओवर रीच नहीं करेंगे, तो वही चीज़ को इसमें ब्रीच करने की कोशिश की गई है। तो द प्रपोजल्स वर ऑल्सो पास ड्यूरिंग द ट्यूजडे विंटर सेशन दैट एंडेड ट्यूजडे। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, और सबको अपने जुडिशियल प्रूडेंस में रह के काम करना चाहिए। तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेट क्लियर कट बाउंड्रीज फॉर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो ईच ऑर्गन शुड ऑनर दीज बाउंड्रीज, नो वन शुड इंक्रोच ऑन ईच अदर्स टेरिटरीज। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अभी जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने रिपब्लिक डे को इनको इनविटेशन दिया गया था कि आप चीफ गेस्ट बनकर आएँ, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ये आएंगे। अब ब्रेग्जिट के बाद इनका आना बहुत ही स्ट्रैटेजिक हो रहा है कि हम इनके साथ कोई ट्रेड डील कर लें, बाईलेटरल ट्रेड डील कर लें। इसके अलावा इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं राब, वो भी इंडिया की विजिट पर हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली प्रोटेस्ट के बारे में सब कुछ चल रहा है। विजय दिवस, यहाँ पर ये बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि होम्योपैथी जो प्रैक्टिशनर्स है वो इम्यूनिटी बूस्टर्स को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, पर वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि कोविड के वजह है। तो इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स कैन प्रेस्क्राइब होम्योपैथिक मेडिसिन एज प्रिवेंटिव मेजर इम्यूनिटी बूस्टर्स फॉर कोविड-19 पेशेंट्स बट कांट लेबल देम एज अ क्योर फॉर द डिजीज। अब सुप्रीम कोर्ट टू सेंटर कंसीडर ब्रेक्स फॉर डॉक्टर्स ऑन कोविड ड्यूटी। तो जो डॉक्टर्स है वो कोरोना की वजह से बहुत टाइम से लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें कोई भी ब्रेक नहीं मिला। अभी हमने देखा कि गुजरात में क्या हुआ था कि फायर भी हो गई थी एक हॉस्पिटल में। तो हियरिंग अ सू मोटो केस ऑन प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स एंड डिग्निफाइड हैंडलिंग ऑफ द डेड बॉडीज इन हॉस्पिटल्स, द सुप्रीम कोर्ट ट्यूजडे एक्सप्रेस कंसर्न दैट द नॉन स्टॉप सर्विस रेंडर्ड बाय डॉक्टर्स मे बी टेकिंग अ टोल ऑन देयर मेंटल हेल्थ। तो मतलब उन्हें लगातार काम करना पड़ रहा है बिना आराम के, इससे उनके मेंटल हेल्थ पर टोल हो रहा है। एंड सजेस्टेड द सेंटर टू कंसिडर गिविंग देम अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। उन्होंने सेंटर को बोला है कि आप उनको वर्क से थोड़ा ब्रेक दे सकते हैं क्योंकि लास्ट 7-8 मंथ से डॉक्टर्स हैव नॉट बीन गिवन एनी ब्रेक, उनको कोई ब्रेक नहीं दिया गया है, तो इससे उनको मेंटल हेल्थ पर फर्क पड़ रहा है। द बेंच विच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग द मैटर अर्लियर हैड टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द फायर इन कोविड-19 हॉस्पिटल्स। अभी कोविड-19 हॉस्पिटल्स में राजकोट और अहमदाबाद में आग भी लग गई थी, हमें पता चला था। तो बेसिकली ये न्यूज़ है कि रेस्ट भी ज़रूरी है वरना मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा टोल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और ये रोडाम नरसिम्हा, इनकी डेथ हो गई है बेसिकली। तो ये ही वॉज ऑलमोस्ट द परफेक्ट गुरु, तो मतलब वो टीचर भी थे, डीपली स्टीप इन द इंडियन ट्रेडिशन। इसके अलावा IISc में उन्होंने लेक्चर्स भी डिलीवर करते थे। तो ही वॉज अ मल्टी फेसेटेड टैलेंट। उन्होंने काम भी किया था इंडियन स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस प्रोग्राम के साथ, इनफैक्ट न्यूक्लियर पॉलिसी के साथ भी काम किया था। उनका मेन वर्क इसमें फ्लूइड डायनेमिक्स की फील्ड में विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेज। तो पर्सन इन न्यूज़ वैसे UPSC में तो नहीं पूछा जाएगा, पर नॉन IAS एग्जाम्स के लिए आप याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं की विटनेसेस। इसमें कोई भी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं लगी। बाकी यहाँ पर ये है, इन US सर्वे ओवर हाफ आर अनविलिंग टू टेक वैक्सीन अंडर इमरजेंसी अप्रूवल। तो बेसिकली इस बार देखा गया जो वैक्सीन्स हैं कोविड-19 को, उनको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया, उनको रेगुलर अप्रूवल के थ्रू अप्रूवल नहीं दिया गया था। तो द यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली गिव इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। तो लोग उसको लेने से पहले बहुत हिचकिचा रहे हैं इमरजेंसी यूज अप्रूवल जो वैक्सीन जिनको दिया गया। तो एक सर्वे किया गया, उससे पता चला कि इमरजेंसी यूज वैक्सीन कितने कम लोग लेना चाह रहे हैं, लेकिन अगर रेगुलर यूज से उनको मिले होता अप्रूवल तो कितने ज़्यादा लोग लेना चाहते। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, इन न्यू सर्वे मोर देन हाफ ऑफ एडल्ट अमेरिकन रिस्पोंडेंट्स सेड दे वुड बी अनविलिंग, that is if the vaccine in question has been approved under an emergency use authorization, but if a vaccine was available after getting regular approval, तो अगर उन्हें रेगुलर अप्रूवल मिलता तो ज़्यादातर लोग उसे लेने के लिए विलिंग होते। तो जो सर्वे किया गया 788 अमेरिकन एडल्ट्स का, उसमें 59.9% रिस्पॉन्डेंट्स
वो बोल रहे हैं वो डेफिनेटली और प्रोबेबली प्लानिंग टू रिसीव अ फ्यूचर कोरोना वायरस वैक्सीन, ठीक है, जिसमें से 18.8% म्यूचुअल थे और 21.3% प्लान कर रहे थे कि उन्हें नहीं लेनी है। लेकिन अगर वैक्सीन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में होगी तो उसमें 46.9 रिस्पॉन्डेंट्स ही बोल रहे हैं कि वो लेंगे, उसके लिए 53.1 कह रहे हैं डेफिनेटली दे वर डेफिनेटली लाइकली और समवॉट अनविलिंग टू डू सो। तो बेसिकली ये सर्वे की इमरजेंसी ऑथराइजेशन की वजह से बहुत लोग हिचकिचा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये है पंजाब बियॉन्ड पैडी एंड वीट की, मतलब पंजाब में सिर्फ पैडी और वीट एक मोनोकल्चर सा इस्टेब्लिश हो गया कि सिर्फ पैडी और वीट इन्हीं क्रॉप्स को लगाया जाता है, नो क्रॉप रोटेशन। तो इसके क्या क्या नुकसान है? पहली बात ये, अगर आप सेम क्रॉप्स बार बार उगाते हो तो उससे क्या होता है, लैंड वल्नरेबल हो जाता है टू पेस्ट एंड डिजीज अटैक्स। तो अगर ज़्यादा क्रॉप होती है तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है इंसेक्ट्स और पैथोजेंस के लिए टू पियर्स थ्रू प्लांट रेजिस्टेंस। इसके अलावा वीट और पैडी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते जो कि पल्सेस और लेग्यूम्स कर सकते हैं, मतलब जो प्रोटीन रिच क्रॉप्स होते हैं। इसके अलावा अगर बिना क्रॉप रोटेशन के हम एक ही क्रॉप लगाते रहते हैं तो उससे डिप्लेशन हो जाता है सॉइल न्यूट्रिएंट्स का और डिपेंडेंस बढ़ जाती है केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पे। तो बेसिकली इसमें ऑथर ने ये बोला है कि गवर्नमेंट ने क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए कोई इंसेंटिव भी नहीं दिया कि बेसिकली जो एमएसपी पर प्रोक्योर होता है वो ज़्यादातर वीट और राइस ही होता है, तो फार्मर्स के पास कोई ऐसा इंसेंटिव भी नहीं है कि वो दूसरी क्रॉप लगाए, तो वो बेसिकली पैडी और वीट को ही बार बार लगाते रहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि फार्मर्स क्रॉप डाइवर्सिफाई करें तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए इंसेंटिव दे, या तो सारे क्रॉप्स को इक्वल प्लेस पे रख दो। अभी हम क्या करते हैं, वीट और पैडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि हम उस पर एमएसपी देते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये है सीरो के बारे में। ये है तो इसको क्या डिफाइन किया गया, बायोलॉजिस्ट हैज डिस्क्राइब्ड अ हिमालयन सीरो एज रिजेंबलिंग अ क्रॉस अमंग अ गोट डंकी काउ पिग। ये सबकी तरह दिखता है, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं गोट डंकी काउ पिग, मतलब कुछ कुछ तरीके से सबका दिखता है। ये मीडियम साइज मैमल है जिसका लार्ज हेड होता है, थिक नेक होती है, शॉर्ट लिम्स होते हैं और लॉन्ग म्यूल लाइक ईयर्स एंड अ कोट ऑफ डार्क हेयर। जो सीरोज होते हैं उसके सारी स्पीशीज एशिया में फाइंड होते हैं, ठीक है। The Himalayan Siro or the Capricornus sumatranensis Thar is restricted to the Himalayan region. तो basically Himalayan region तक restricted है। Taxonomically it is subspecies of the mainland Siro. Himalayan Siro herbivores होते हैं और किस altitude में मिलते हैं, 2000 से लेकर 4000 मीटर्स में। ये ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालयस में मिलते हैं पर ट्रांस हिमालय रीजन में नहीं मिलते हैं। तो इस बार सीरो कहाँ मिला है, तो अभी ये बेसिकली लोगों और वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स ने इसको देखा स्पीति हिमाचल प्रदेश और फ्राइडे, तो हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। तो ये अनयूजुअल क्यों, क्योंकि इस बार जैसे इसको एलिवेशन पे देखा गया तो 4270 मीटर अबव सी लेवल पे देखा गया, जबकि 2000 से 4000 मीटर में ही रहता है, तो ये मतलब बहुत ऊपर सी लेवल पे देखा गया। तो सीरोज आर जनरली नॉट फाउंड एट दिस ऑल्टीट्यूड, तो सीरोज मेनली इस ऑल्टीट्यूड पर नहीं मिलते। एंड नेवर बिफोर हैज अ सीरो बीन सीन इन द हिमालयन कोल्ड डेजर्ट, तो इससे पहले हिमालयन कोल्ड डेजर्ट पर नहीं देखे गए, तो पहली बार ऐसा देखा गया है, तो इसलिए थोड़ी अनयूजुअल साइट है। इसके अलावा IUCN रेड लिस्ट में पहले नियर थ्रेटेंड थे, अभी वल्नरेबल की तरह क्लासीफाई होते हैं। इसके अलावा शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में भी आते हैं, तो अभी वल्नरेबल है और शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। डाइवेस्ट एंड स्पेंड, तो अभी बेसिकली जो गवर्नमेंट का टारगेट था 2.1 लाख करोड़ का, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत कमी अभी तक अचीव किया है, 6533 करोड़ ही अचीव किया है। अभी जो गवर्नमेंट ने बेसिकली डिसाइड किया कि वो एयर इंडिया को डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली, तो उसके लिए काफ़ी एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट आए, मतलब काफ़ी लोग उसको खरीदने के लिए उन्होंने मल्टीपल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिले हैं कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए। तो प्रोसेस नेक्स्ट मंथ से शुरू होगा। तो सेपरेटली रिपोर्ट्स ऑल्सो रिवील दैट एन इवैल्यूएशन कमिटी इज मीटिंग टू कंसिडर द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा BPCL को भी डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है, उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस बार सेंटर को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी हुआ है, तो अगर उनका डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट हो जाए तो उनको थोड़ा रेवेन्यू भी अर्न हो जाएगा, लेकिन उन्होंने जो टारगेट रखा था 2.1 लाख करोड़ उससे तो काफ़ी कम होने वाला है। तो डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली गवर्नमेंट किस तरीके से देखती है, गवर्नमेंट को ये लगता है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है तो डिसइन्वेस्ट कर दो, कोई चीज़ पैसे आ जाएंगे हमारे पास। फॉर इंस्टेंस डिस्पाइट अनाउंसिंग इट इन द बजट, अभी हम देख रहे हैं कि LIC का जो IPO अनाउंस किया गया तो उसमें कुछ प्रोग्रेस की नहीं गई है। तो अगर डिटेल्स हम देखें तो अगर लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ को चलाते रहेंगे तो वो भी बर्डन है एक्सचेकर पे। फॉर एग्जांपल टैक्स पर पैसा देता है और ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज सिर्फ लॉस मेकिंग ही होती जा रही है, तो इनको डिसइन्वेस्ट करना ठीक है, लेकिन जो इनसे रिसोर्सेज आ रहे हैं तो उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर ना लगा के किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो, कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करो। तो प्रोसीड्स फ्रॉम सच स्टेक सेल्स शुड बी रिंग फेंस्ड ओनली टू बी यूज्ड टू फाइनेंस फ्रेश पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब इसको बेसिकली पब्लिक इन्वेस्टमेंट में यूज़ करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं, मतलब सैलरी देने में लोगों की यूज़ कर रहे हो। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ पर है पेविंग वे फॉर डिजिटल इंडिया। तो जो PM वानी है उसके बारे में इसमें बताया गया है।
तो ऑथर ने बेसिकली वानी को किससे कंपेयर किया है, यूपीआई से कंपेयर किया है। इफ यू हैड टू कंपेयर द राइट कंटेम्प्रेरी फ्रॉम पीएम वानी वुड बी यूपीआई। यूपीआई ने क्या किया, कॉमन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। उससे क्या हुआ, अब जो आप यूज करना चाहते हो उससे यूज करो, आपका किसी भी बैंक में पैसा हो डजेंट मैटर, बस आपको एक यूपीआई दे दिया, आप इररिस्पेक्टिव बैंक किसी से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो इससे 3 चीजें, 3 C's क्या है, ग्रेटर कन्वीनियंस, हायर कॉन्फिडेंस और लोअर कॉस्ट। इसके अलावा वैसे ही पीएम वानी है कि आप किस वायर्ड कनेक्शन को यूज करते हो, एयरटेल जियो कोई फर्क नहीं पड़ता, who you use from who you pay to use that connection, आप किससे पे करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टेड ऑफ redundant networks by internet service providers to compete for top users, it allows them to interoperate and focus on connecting the last user। तो अभी बेसिकली क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इस बात में लड़ते रहते हैं कि वो कॉम्पीट करते हैं टॉप यूजर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर टॉप पोजीशन पे है, वो ये नहीं सोचते हैं कि हमें लास्ट यूजर को कनेक्ट करना है। तो पीएम वानी इंटरऑपरेटेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लास्ट यूजर तक कनेक्ट होता है। तो ये 3 A's पे बिल्ड है, जो कि एक्सेस, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग। पीएम वानी ने लिबरलाइज कर दिया रीसेल ऑफ बैंडविड्थ। इससे पहले सिर्फ लाइसेंस प्लेयर्स ही बैंडविड्थ को रीसेल कर सकते थे और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसकी वजह से जो सिर्फ 5 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वो ओन करते हैं 75% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑल वाइड सब्सक्राइबर्स। तो पीएम वानी किसी को भी अलाउ करता है, मतलब आपको लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी किराना शॉप ओनर, टी स्टॉल वेंडर, कॉमन सर्विस सेंटर टू रीसेल इंटरनेट टू इट कस्टमर विदाउट अ लाइसेंस, विदाउट फीस, मतलब बिना लाइसेंस बिना फीस के आप इंटरनेट सेल कर सकते हो। मतलब एक तरीके से सभी लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन रहे हैं। By installing a wireless router, they can get on the PM Wani network and start selling कनेक्टिविटी। मतलब बस बेसिकली उन्हें वायरलेस राउटर लगाना, उसके बाद वो पीएम वानी में एक नेटवर्क उनको मिल जाएगा और वो कनेक्टिविटी बेचना शुरू कर सकते हैं। ये स्मॉल वेंडर्स जिनको बोला जाएगा बेसिकली पब्लिक डेटा ऑफिसर्स इन अ डेलिब्रेट हार्क बैक टू द पब्लिक कॉल ऑफिसर्स ऑफ योर, ठीक है। अब PDOs will make similar sachet out of reliable data and serve it over an interoperable Wi-Fi network। तो interoperability होगी, आपको बताइए। In countries which do not have this protection, we have seen public Wi-Fi being used by bad actors for harassment, stalking, fake bomb, escape and even death threats। तो ये हो सकता है कि पब्लिक वाईफाई की कोई बैड एक्टर्स या हैकर्स उसको यूज कर ले, लेकिन इंडिया ने एक वर्सेटाइल सिस्टम बिल्ड कर रखा है जो कि आधार और डिजी लॉकर। तो हम उससे उसको लिंक कर देंगे जो भी PDOs होंगे आधार और डिजी लॉकर से, ठीक है। तो पीएम वानी बिल्ड्स ऑन दीज टू ऑथेंटिकेट हिज यूजर। तो आधार के थ्रू हम ऑथेंटिकेट कर लेंगे, KYC करा लेंगे, जिससे कोई भी हैकर वगैरह इसको गलत तरीके से यूज ना करे। अभी नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि कॉर्पोरेट नेशनलिज्म कैसे राइज हो रहा है। तो बेसिकली ऑथर ने ये बताया, जो अभी अमेजॉन रिलायंस फ्यूचर बैटल हुआ था, तो सब लोग ये थे कि रिलायंस को ही जीतना चाहिए, रिलायंस के ही पक्ष में फैसला आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कॉर्पोरेट नेशनलिज्म है। हमें ये लगता है जो हमारे यहाँ के कॉर्पोरेट्स है वो बहुत अच्छे, लेकिन जिन कॉर्पोरेट्स में फॉरेनर्स है वो अच्छे नहीं है देश के लिए, भले वो कितने भी एथिकल हो। तो वाइल इंडियन डिजिटल पेमेंट ऐप हैव ऑलरेडी बीन लॉन्च, तो ऑथर ने एक यहाँ पर और एग्जाम्पल दिया, जैसे व्हाट्सएप पे है, वो अभी तक स्टक है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जबकि उसने सारे रिक्विजिट अप्रूवल्स को ऑब्टेन कर लिया है। तो मल्टीपल पिटिशंस हैव बीन filed against WhatsApp Pay, claiming that permitting foreign entities to launch payment apps would endanger the country's financial data। फॉर एग्जाम्पल इतने सारे लोगों ने पिटिशन अप्लाई की है कि अगर हम WhatsApp Pay को अलाउ कर देंगे तो इससे इंडेंजर हो जाएगा कंट्री को फाइनेंशियल डेटा। जबकि NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ने भी अप्रूवल दे दिया था WhatsApp के डेटा लोकलाइजेशन प्रैक्टिसेस को। मतलब उन सारी अप्रूवल्स के बाद हमें लगता है कि उनकी फॉरेननेस है, इसलिए वो कंट्री के लिए सही नहीं है। तो हाउ द राइज इन कॉर्पोरेट नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट नेशनलिज्म राइज हो रहा है, कि मतलब हमारे जो कॉर्पोरेट्स है इंडिया के वो बहुत अच्छे हैं, जो बाहर के कॉर्पोरेट्स है वो अच्छे नहीं है, वो अनएथिकल है पूरे। स्पेशली व्हेन एडवोकेटेड बाय प्राइवेट प्लेयर्स इज नॉट दैट इट्स हर्ट। तो ऑथर ने बोला ये जो कॉर्पोरेट नेशनलिज्म बढ़ रहा है बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्यों? ये बात ठीक है, हमें डोमेस्टिक सेल्फ रिलायंस चाहिए, सब चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं चाहिए कि हम दूसरों के से वो करें कि वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं। पैराडॉक्सिकली ऑथर ने फिर पैराडॉक्सिकली एक बात बताई है, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडियन स्टार्टअप है ना, जो बोलते हैं कि हम इंडियन स्टार्टअप है, इंडियन कंपनीज, उसमें ज्यादातर जो स्टेक है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स का ही है। तो वाइल पेंटिंग अमेजॉन एज अ फॉरेन टायरेंट, रिलायंस टू डजंट शाई अवे फ्रॉम रिसीविंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गूगल। ठीक है, अमेजॉन को तो ये बता दिया फॉरेन टायरेंट है, फ्यूचर की डील रिलायंस के साथ ही सही है, लेकिन जो रिलायंस है वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेता है। फॉर एग्जाम्पल गूगल से उसने कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ले रखी है। तो प्रॉब्लम बेसिकली आप हिपोक्रेसी की, कितनी ज्यादा हिपोक्रेट है हमारे कॉर्पोरेट्स। इंडियन एंटिटीज इन वॉल्यूम्स ऑफ लॉ एस्केप इन्फोर्समेंट बिकॉज ऑफ द स्टेटस इज डोमेस्टिक चैंपियंस। अब हम देख रहे हैं कि जो फॉरेननेस है उसकी वजह से उनका हमेशा रिस्क होता है बीइंग कॉट इन द क्रॉस फायर, लेकिन जो हमारे डोमेस्टिक चैंपियंस हम उनको छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारे बिग कॉर्पोरेट्स हैं उनको हम कहते हैं डोमेस्टिक चैंपियंस, नहीं इनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छे हैं। सच एन अप्रोच impoverishes and dangerously alter legal jurisprudence by placing the foreign entity of a party at the center of a regulatory assessments, ultimately subverting the objective of commercial laws। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि फाइनेंशियल कोई भी लॉ होने चाहिए वो सारे कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए सेम होने चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फॉरेन एंटिटी है इंडियन एंटिटी है। तो कॉर्पोरेट नेशनलिज्म नहीं राइज होना चाहिए, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
यहाँ पे मैक्रोन वांट्स टू ऐड क्लाइमेट गोल्स इन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रेंच के प्रेसिडेंट है, उन्होंने डिसाइड किया है वो क्लाइमेट चेंज को ऐड करेंगे इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिकली उसके लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा, एक पार्लियामेंट्री वोट की भी जरूरत है, रेफरेंडम की भी जरूरत है। स्पीकिंग ऑन मंडे टू अ सिटीजंस ग्रुप इन चार्ज ऑफ मेकिंग प्रपोजल्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड इशूज, मैक्रोन प्रपोज्ड अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिक्वायर्स अ पार्लियामेंट्री वोट एंड देन अ रेफरेंडम। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्रेंच की ग्रीन पार्टी है उसने काफी मोमेंटम गेन किया ओवर द पास्ट 2 years अपने क्लाइमेट चेंज वाले इनिशिएटिव को लेकर। तो मैक्रोन बस उन लॉयलिस्ट को अपनी तरफ लाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि हम क्लाइमेट चेंज को ऐड करेंगे। इसके अलावा ओली ब्रिंग्स एन ऑर्डिनेंस टू रिड्यूस कोरम फॉर होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल मीट। तो कोरम आपको पता है कि कुछ मिनिमम नंबर ऑफ लोग होने चाहिए तभी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कोरम। तो नेपाल ने बेसिकली डिसाइड किया वो अपने कोरम की स्ट्रेंथ कम करेंगे ताकि डिसीजन ले पाए और बाकी डिसीजन हमेशा टलता ना जाए। तो नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ऑन ट्यूजडे इंट्रोड्यूस्ड एन ऑर्डिनेंस विच रिड्यूसेस द कोरम फॉर होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। ठीक है, तो उन्होंने कोरम को रिड्यूस किया, बेसिकली एग्जिस्टिंग 5 मेंबर्स टू 3, जो 5 मेंबर्स उनको 3 कर दिया, मतलब 3 मेंबर्स होंगे तभी डिसीजन लिया जा सकता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। पाक ने जो हैबिचुअल रेपिस्ट है इनके लिए कुछ लॉ लेकर आए हैं कि कैसे रेप कम किया जा सकता है। तो सबसे पहला उन्होंने बोला है कि केमिकल कैस्ट्रेशन करेंगे। दूसरा उन्होंने बोला है द लॉ वुड इंश्योर स्पीडी ट्रायल ऑफ रेप केसेस, मतलब रेप केसेस 4 महीने में रैप अप हो जाएंगे। इसके अलावा कंट्री वाइड रजिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स क्रिएट की जाएगी। इसके अलावा जो विक्टिम्स के आइडेंटिटी उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।